अब अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग जो सेकंड टेस्ट लिए थे, तो इस सेकंड टेस्ट के अंतर्गत जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में थे, उसका हम लोग यहाँ पर होमवर्क या फिर प्रैक्टिस के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। ये टेस्ट कहना चाहिए हम लोग कुछ दिन पहले ही लिए थे और इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पहले थ्योरी को अध्ययन करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को अध्ययन करिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के रूप में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको यहाँ पर अध्ययन में कहना चाहिए रटना पड़ जाएगा, तो आप रटने से बचिए। पहले आप थ्योरिकल या फिर मेरे यूट्यूब चैनल का आप लोग अध्ययन करिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए ब्रांच से संबंधित है, क्योंकि जो बायोलॉजी है उनकी कहना चाहिए बहुत अधिक शाखाएँ होती है, 100-200 से अधिक शाखाएं हैं। सभी को कहना चाहिए हमेशा याद रखना मुश्किल है, लेकिन उस शाखा के नाम को हमको सुनते ही पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत हम लोग इसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर रक्त सीरम एंटीजीन एंटीबॉडी के अध्ययन को कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी तो कृषि से संबंधित है। होम्योपैथी कहना चाहिए कि इलाज करने की विधि है, जिनके जनक कहना चाहिए हेनीमैन को माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, सीरोलॉजी। रक्त सीरम एंटीजीन एंटीबॉडी का अध्ययन करने वाले शाखा या फिर विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। जैसे केवल रक्त का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हीमेटोलॉजी, क्योंकि हीम मतलब आयरन, हीम आयरन रक्त, तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। यदि हम लोग बोलेंगे एंटीजीन एंटीबॉडी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन करने वाले विज्ञान, तब वहाँ पर मिलेगा इम्यूनोलॉजी। तो एंटीजीन एंटीबॉडी रक्त सीरम, इनके अध्ययन करने वाली शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। क्लियर। ऑप्शन में आपको उत्तर स्वतः मिल जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता कहलाते हैं, इनके कहना चाहिए ऑप्शन में उत्तर नहीं मिलेगा। इनमें आपको याद करना पड़ेगा एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। क्लियर। आगे है अंकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अंकोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड है। यदि मान लो कोई कोशिका है, सामान्य कोशिका है, तब उसको हम लोग अंकोसेल नहीं कहेंगे। जो कैंसर सेल होती है उसी को कहना चाहिए अंकोसेल से कहा जाता है। उसमें पाए जाने वाली जीन को अंकोजीन कहा जाता है। तो अंकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है लिवर सेल्स गलत, हार्ट सेल गलत, जर्म सेल्स गलत, कैंसर सेल्स सही। मतलब उत्तर क्या है यहाँ पर, सी। ठीक है जी। मतलब आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो कैंसर का कहना चाहिए जो विभाग होता है वहाँ पर कहना चाहिए अंकोलॉजी लिखा रहता है। क्लियर। आगे है जीनों का काट छाँट करना, जीनों में हेरा फेरी करना, गलत जीन को बाहर निकालना, मतलब रोगजनक जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को अंदर करना या जोड़ना, कृत्रिम जीन का निर्माण करना, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका उत्तर तो स्वतः मिल जाएगा। 12वीं वाले तो कहना चाहिए इनका स्वतः उत्तर मिल जाएगा। 11वीं वालों को थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, 11वीं में इसका संबंध नहीं है। इसका कहना चाहिए 12वीं बायोलॉजी में जो 4th यूनिट है वहाँ पर 2 चैप्टर है। तो 12वीं के स्टूडेंट तो एक ही बार में बता देंगे, लेकिन 11वीं के स्टूडेंट को संभवतः पता नहीं होगा। तो कहना चाहिए जीव विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको कई नामों से जाना जाता है। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए या बायोटेक्नोलॉजी कहिए या जीन क्लोनिंग कहिए, जीन थेरेपी कहिए, जीन मैनिपुलेशन कहिए, इनके कई नाम हैं, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, जीनों में काट छाँट करना, जीनों में हेरा फेरी करना, रोगजनक जीन को बाहर निकालना, अच्छे गुण वाले जीन को प्रविष्ट कराना,
और इसके अंतर्गत कृत्रिम जीन का भी निर्माण किया जा सकता है। ये सब कहना चाहिए उत्तर है डी, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी। रोगों के कारणों को जानना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा हेरेडिटी, मतलब होता है वंशागति की। फार्मेकोलॉजी मतलब मेडिसिनल प्लांट्स, औषधि से रिलेटेड है। तो रोगों के कारणों को जानना इटियोलॉजी। हम लोग जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायरेक्ट इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर विभिन्न माध्यम से, पैथोलैब के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से रोगों के कारणों को पहले जानना चाहते हैं, उसके बाद ही कहना चाहिए इलाज करते हैं। तो रोगों के कारणों को जानना कौन सा विज्ञान है? इटियोलॉजी। आगे है एक समान अनेक पादपों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये उत्तर है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये नई टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से कहना चाहिए पौधे के एक कोशिका से अनेकों पौधे का निर्माण किया जा सकता है, और अनेके पौधे बनेंगे ना, वो अपने मूल पौधे के समान ही होते हैं। मतलब इस विधि से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं वो एक प्रकार से क्लोन ही होते हैं, मतलब अपने मातृ पितृ पौधों के ही समान होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं किसी भी उद्यान में जाते हैं बरसात के दिनों में तो लाखों की संख्या में नए पौधे उगाए रहते हैं। तो कौन सी विधि से उगाए रहते हैं? टिश्यू कल्चर के माध्यम से। क्लियर? आगे कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एक होता है साइटोलॉजी और एक होता है कैरियोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन करना, और कैरियोलॉजी मतलब होता है केंद्रक का अध्ययन करना, केंद्रक का अध्ययन करना। ठीक है, तो उत्तर क्या मिल जाएगा? बी। आगे है ब्लड ग्रुप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज लैड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने किए थे। ठीक है, और इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य वर्ग है, संख्या इनकी और अधिक भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहना चाहिए 4 वर्ग के ही अध्ययन किया जाता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ का। आगे है केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया था। कार नामक पौधों में, कार का नाम एक पौधे है, उनको इन्होंने कहना चाहिए पतले पतले काट दिए थे, तो उसमें कुछ कहना चाहिए कोष्ठ दिखाई दिए, कुछ खाली स्थान दिखाई दिए, उसी को बाद में उन्होंने कोष्ठ या फिर बाद में सेल्स कहा था। क्लियर? आगे है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यहाँ पर कहना चाहिए कई बार क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स के फादर कौन हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जनक होते हैं मेंडल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो मॉडर्न जेनेटिक्स के कहना चाहिए फादर है बेटसन। याद रख लेंगे इसको, एक है जेनेटिक्स और एक है मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स आएगा तब बेटसन को याद रखना है, और ओनली कहना चाहिए जेनेटिक्स रहेगा तब मेंडल को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान के जनक। तो जीवाणु विज्ञान के जनक किसको माने जाते हैं? एंटोनी वान लुएनहॉक। एंटोनी वान लुएनहॉक मतलब ए। स्टेनले मिलर ये वायरस से रिलेटेड है। रॉबर्ट कोच ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक है। रॉबर्ट कोच मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, केवल माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे तो एंटोनी वान लुएनहॉक जो बैक्टीरियोलॉजी को भी पीता है, और रॉबर्ट कोच कहेंगे तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। स्टेनले मिलर ये कहना चाहिए वायरस, और एंटोनी वान लुएनहॉक ये है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आगे है डीएनए आरएनए का अध्ययन किया जाता है। डीएनए आरएनए का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी गलत, क्योंकि इकोलॉजी मतलब एक प्रकार से क्या है,
जीव और उनके चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। सुजननिकी, इसको इंग्लिश में हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत श्रेष्ठ मानव बनने की विधि का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, ये एग्रीकल्चर है। तो उत्तर क्या है? मोलकुलर बायोलॉजी। 12वीं में जेनेटिक्स के अंतर्गत इसका एक बड़ा सा चैप्टर है, मोलकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत डीएनए का अध्ययन करते हैं, आरएनए का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक कोड का अध्ययन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का अध्ययन करते हैं और जीन की क्रियाओं का नियमन। तो जीन एक प्रकार से क्या है? डीएनए का ही टुकड़ा होता है या फिर भाग होता है। तो मोलकुलर बायोलॉजी, ये भी कहना चाहिए मेडिकल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और मोलकुलर बायोलॉजी दोनों मेडिकल का कहना चाहिए एक आधुनिकतम शाखा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डीएनए और आरएनए का अध्ययन करना है। पेशियों का अध्ययन किया जाता है, मसल्स। ठीक है, तो इसका उत्तर है बी, मायोलॉजी। मायोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन करना, कवक का अध्ययन करना माइकोलॉजी। पेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी। एल्गोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन करना, एल्गी का अध्ययन करना एल्गोलॉजी, या एल्गी या शैवाल का अध्ययन करना एल्गोलॉजी, या फिर फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, मायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? डी, मतलब जीरेंटोलॉजी और एजिंग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, जीरेंटोलॉजी कहलाता है। लेकिन एजिंग भी इसी से रिलेटेड शब्द है। एजिंग मतलब होता है हिंदी में वैता, एजिंग मतलब हिंदी में होता है वैता, और वैता मतलब होता है उम्र का धीरे 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 बढ़ते जाना और बुढ़ापे का आना। और बुढ़ापे अवस्था में बहुत सारे आर्गन कार्य करना क्या कर देते हैं? धीरे धीरे कम हो जाते हैं और अंत में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी। अभी वर्तमान में हमारा जो आई है, टंग है, ब्रेन है, ब्लड है, हार्ट है, किडनी है, मतलब हमारे शरीर में जितने भी आर्गन हैं यह अवस्था में सबसे अधिक कार्य करते हैं। जैसे ही 40, 50, 60, 70 जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, इन आर्गनों के कार्य करने की क्षमता क्या होती जाती है? कम होती जाती है, क्योंकि इसमें जो सक्रिय सेल होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। तो इसको कहा जाता है एजिंग। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, कौन सी विज्ञान कहलाती है? जीरेंटोलॉजी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी। आगे है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने कहना चाहिए विश्व में सबसे पहली बार जो चेचक रोग होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स होते हैं, छोटी माता बड़ी माता चेचक, इनके कहना चाहिए 1796 में क्या बनाए थे? विश्व का प्रथम वैक्सीन बनाए थे एडवर्ड जेनर। चेचक कहना चाहिए एक महामारी रोग था, वैश्विक महामारी। जैसे वर्तमान में कहना चाहिए कोरोना नामक वैश्विक महामारी चल रहा है, तो उसी प्रकार से सन 1000 के आसपास चेचक रोग आया था। ये वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। और वह जो चेचक उस समय कहना चाहिए लगभग 700 से 800 सालों तक प्रभावी रहे। उस 700 से 800 सालों में कहना चाहिए कई लाख कई करोड़ों लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतलब 1000 के आसपास आए थे और 1796 में, मतलब 800 साल बाद कहना चाहिए, एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने उनका क्या तैयार किया? वैक्सीन तैयार किया। क्लियर। लुई पास्चर भी कहना चाहिए इम्यूनोलॉजी के ही साइंटिस्ट है, लेकिन लुई पास्चर कहना चाहिए बाद में रेबीज नामक एक रोग होता है, वायरस जनित रोग है, उनका कहना चाहिए वैक्सीन तैयार किया। लियोनार्डो दा विंसी ये कहना चाहिए पैलियोंटोलॉजी के जनक है, जीवाश्म विज्ञान के कहना चाहिए जनक है। मोनालिसा इसका प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। हार्टिकल्चर, साग सब्जी फल फूल का उत्पादन करना, ये सही, क्योंकि हार्टिकल्चर एक उद्यानिकी फसल है, इसके अंतर्गत साग सब्जी फल फूल का उत्पादन किया जाता है। पीडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, ये भी सही है। एंथोलॉजी, फ्लावर का अध्ययन, ये भी सही है। ANTHO, एंथोलॉजी, फूल या फ्लावर का अध्ययन करना। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? डी, क्योंकि यहाँ पर पोमोलॉजी में लिखा गया है अस्थि का अध्ययन करना, जबकि अस्थि का अध्ययन करना कौन सी विज्ञान है? ऑस्टियोलॉजी या फिर आर्थो, जो डॉक्टर होते हैं ना अस्थि रोग विशेषज्ञ, वो कहना चाहिए MBBS के बाद आर्थो लिखे रहते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर क्या है? डी। आगे है, गलत कथन पर विचार कीजिए। कार्डियोलॉजी, हार्ट का अध्ययन, सही। ऑस्टियोलॉजी, अस्थि का अध्ययन, सही। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, सही। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन मतलब किडनी का अध्ययन करना, सही। हिपेटाइटिस, लंग्स का अध्ययन, गलत, क्योंकि हिपेटाइटिस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है लीवर, यकृत। जो लीवर होते हैं, यकृत होते हैं, उसको विज्ञान शब्द में हिपेटिक कहते हैं। और हिपेटाइटिस एक लीवर से संबंधित एक क्या है? एक रोग है, ठीक है, जो एक वायरस के कारण होता है। आप लोग सुने होंगे हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी, ये हिपेटाइटिस वायरस बी के कारण होते हैं। तो गलत कथन पर विचार कीजिए, उत्तर आ जाएगा हिपेटाइटिस लंग्स, क्योंकि हिपेटाइटिस के अंतर्गत लंग्स का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्लियर? आगे है, गलत कथन पर विचार कीजिए। एंजियोलॉजी, धमनी और सीरा का अध्ययन करना, सही। हमारे शरीर में कहना चाहिए बहुत अधिक संख्या में धमनी और सीरा पाए जाते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं, सीरा में अशुद्ध रक्त बहते हैं, और धमनी और सीरा का ही अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धमनी या फिर सीरा में कहना चाहिए कुछ वसा पदार्थ जम जाते हैं या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो धमनी और सीरा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। पेलियोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान, तो ये भी सही है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या दिया है? सर्प और छिपकली, जबकि सर्प का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन पर विचार कीजिए, तो उत्तर क्या है? सी, ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का किया जाता है। क्लियर? आगे है, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था, या फिर ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? अध्ययन यहाँ पर नहीं कहेंगे, डायरेक्ट खोज कहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, हार्ट में हमेशा सिस्टोल डायस्टोल होते रहते हैं, और हार्ट के सिस्टोल डायस्टोल के कारण धमनी और सीरा में रक्त क्या होते रहते हैं? प्रवाहित होते रहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहती है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहती है। तो इनका खोज किस साइंटिस्ट ने किए थे? तो उत्तर है विलियम हार्वे, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने एंटीबायोटिक्स का खोज किया था, और जो जोसेफ हुकर है उनका संबंध ब्लड या फिर ब्लड सर्कुलेशन से दूर दूर तक नहीं है। अतः उत्तर क्या है यहाँ पर? विलियम हार्वे, मतलब बी। आगे है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सामान्य रूप से जो फिश होती है उसका अध्ययन फिशरीज कहलाती है। तो वहाँ पर उत्तर तो आपको स्वतः मिल जा रहा है, फिशरीज मतलब
मत्स्य विज्ञान। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर जीव विज्ञान की जो शाखा है उसके आधार पर आपको बताना है। तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी, गलत, क्योंकि इसके अंतर्गत स्नेक या फिर रेप्टिलिया का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। डेमिकोलॉजी, ये भी इससे संबंध नहीं है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है, इक्थायोलॉजी। मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, इक्थायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो 11वीं का जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, इसके अंतर्गत हम लोग 2 टेस्ट लिए थे। तो ये 2 टेस्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हम लोग जो टेस्ट लिए हैं उसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको कहना चाहिए भविष्य में, यदि आप भविष्य में अपना कैरियर आप लोग किस सब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं, यदि कहना चाहिए आपका कैरियर आप बायोलॉजी को आप लोग चुन लिए हैं, किसको चुन लिए हैं, बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी में भी कहना चाहिए आजकल बहुत ऑप्शन है। आप 11वीं 12वीं पढ़ते ही कहना चाहिए नीट का तैयारी कर सकते हैं, पीएटी का तैयारी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर सकते हैं, पीपीएचडी का अध्ययन कर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। आप आगे चलकर बीएससी एमएससी करके डायरेक्ट आप बीएससी एमएससी बीएड करके आप राज्य सरकार के जो हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें आप क्या बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में आप लोग पीजीटी बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। आप एमएससी करने के बाद सेट या फिर नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सेट या फिर नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप कहना चाहिए जो राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है। तो कहना चाहिए आप बायोलॉजी में अच्छी पकड़ बनाइए। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहिए आज नहीं तो कल अवश्य लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे एक अगले चैप्टर किंगडम मोनेरा के साथ। ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही।